हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। आज मैं आपके सामने 9 जुलाई यानी कि आज का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपके लिए, हमारी संस्थान एम सिविल सर्विसेज बहुत जल्द न्यू बैचेस लॉन्च कर रही है यूपीएससी, सीजीपीएससी और व्यापम की, जिसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे, या फिर आप हमारे एड्रेस पर आकर भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या फी स्ट्रक्चर होगा, किस तरह पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, कैसे क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें आपको डिटेल हमारे संस्थान में या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू आपको पता चल जाएगा। हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स पढ़ाते हैं, जहां हम प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करवाते हैं विद एक्सपर्ट गाइड्स, मेंटर्स एंड अपडेटेड मटेरियल्स। ठीक है, जो आज के समय में जरूरत की मटेरियल्स हैं उन चीजों को ही हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज की करंट अफेयर्स क्या क्या है। सबसे पहले करंट अफेयर्स जो आज का न्यूज है वो है ट्राइब एक्स। ठीक है, नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि ट्राइब यानी कि ट्राइबल रिलेटेड कुछ होगा और एक्स यानी कोई प्लेटफॉर्म रिलेटेड कुछ होगा। जैसे एक्स ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, वैसे ही तो ट्राइब एक्स क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे ई लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा, जैसे समर्थ पोर्टल है। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी के लिए ई मटेरियल्स मिलता है, वैसे ही यहाँ पे आपको अपडेटेड मटेरियल्स मिलेगा। इसे किसने लॉन्च किया है? तो हमारे यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जोएल ओराम ने किया है। कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर जोएल ओराम ने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्राइब एक्स, उसको लॉन्च किया है। तो ये जो बेसिकली ये क्या है? पहला इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पहला ई लर्निंग या डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ट्राइबल नॉलेज को बताएगा। ठीक है, ट्राइबल कल्चर क्या होता है, हेरिटेज क्या है, आर्ट्स क्या है, ठीक है, उनके विभिन्न तरह की चीजें क्या है। तो बेसिकली ये सारी चीजें उनको मिलेगी, जैसे ट्राइबल लैंग्वेज, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशनल कल्चर और इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम, मतलब उनका अपना क्या नॉलेज बिहेवियर है, किस तरह से वो लोग काम करते हैं, क्या पद्धति है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी। लगभग भारत में 700 प्लस ट्राइबल कल्चर पाए जाते हैं, मतलब 700 से ज्यादा ट्राइब्स हमारे देश में पाए जाते हैं। तो उन सब के बारे में जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? ट्राइब एक्स पे। अब यहाँ पे फीचर क्या क्या है इस प्लेटफॉर्म का, तो इसको भी जान लेते हैं। ट्राइब एक्स प्लेटफॉर्म जो है ना, वो फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज देगा। मतलब सिर्फ आपको यहाँ पे नॉलेज ही नहीं मिलेगी, जैसे यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार जो भी आपके डिग्री कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स के भी सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मिलेंगे। मतलब बेसिकली आपको डिग्री भी प्रोवाइड होगा, डिप्लोमा डिग्री। इनिशियली जो है, मतलब स्टार्टिंग फेज में ये 20 सर्टिफिकेट कोर्सेज ही प्रोवाइड करेगा, लेकिन आने वाले सालों में यानी भविष्य में इसकी मंशा ये है कि हम 100 से ज्यादा, ठीक है, कोर्सेज इसमें लागू करें, सर्टिफिकेट कोर्सेज, और लगभग 10,000 से ज्यादा डिजिटल रिसोर्सेज आपको मिल सके। ठीक है, जैसे आज आप एनसीईआरटी की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, ई पीडीएफ जो होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप समर्थ पोर्टल के थ्रू आप डिग्री जो इग्नू वगैरह है उनकी भी डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ट्राइब एक्स पे। ठीक है, तो ट्राइब एक्स क्या है? ट्राइब एक्स एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे जोएल ओराम, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, उन्होंने लॉन्च किया। कहाँ से? भुवनेश्वर, उड़ीसा से। ठीक है, तो ये था ट्राइब एक्स के बारे में। देखिए, ये ट्राइब एक्स का मीटिंग हुआ था, बेसिकली ट्राई मीटिंग हुआ था, नेशनल वर्कशॉप, तो ट्राइबल्स के लिए। तो वहां पे ट्राइब एक्स का अनावरण हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला
करेंट अफेयर्स है कि पहला यूएन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस, ठीक है। एआई गवर्नेंस क्या होता है? एआई गवर्नेंस का बेसिक सा मीनिंग होता है कि ऐसा गवर्नेंस जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को और क्या कर सके, बेटर कर सके, बेसिकली उसके कारण किसी को कोई नुकसान ना हो, ये देखना किस इस एआई गवर्नेंस का काम है, ठीक है। तो पहला यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल डायलॉग है ये, कहां पे हुआ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब ये किया क्यों गया था, क्या प्रमोट करना चाह रहा था? तो प्रमोट करना चाह रहा था सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जानते हैं आजकल डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही मतलब खराब स्थिति में यूज है, ठीक है, खराब यूज है। डीप फेक के थ्रू आपको पता है कई सारे लोगों का फेस मॉर्फिंग करके, कई सेलिब्रिटीज हो गए, कई लोगों का क्या करते हैं, फेस मॉर्फ करके एक नया वीडियो या इमेज जनरेट करा जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खराब यूज से हो सकती हैं, तो उसको बचाव करने पर ज्यादा जोर दिया है कि कैसे सेफ और रेस्पॉन्सिबल यूज कर सकते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। प्रिवेंट करेंगे मिस यूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज का, ठीक है। प्रोटेक्ट करेंगे सिटीजन्स राइट एंड प्राइवेसी का, आपका डेटा प्राइवेसी जो ब्रीच होता है उसको रोकने का काम करेंगे। ये डायलॉग में ये चीजें पर बात हुआ था, ठीक है। एनकरेज करेंगे रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन, ऐसा इनोवेशन जो आगे चल के लोगों के हित में काम आए, ऐसे इनोवेशंस को हम क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे। ये डायलॉग का फीचर था। सपोर्ट करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डेवलप इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एआई रेगुलेशंस, और क्रिएट करेंगे ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल ग्लोबल एआई इकोसिस्टम। तो ये बेसिकली फीचर्स है, ये मेंस में लिखने के काम आ सकता है। पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पहला ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस ये कहां हुआ था? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। इतना ही आपको इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, ठीक है। ये डायलॉग हुआ था। डायलॉग बेसिकली मतलब होता है मीटिंग हुआ, ठीक है, जिसमें हम एक्सचेंज करें, डिबेट्स हुआ, ये सारी चीजों पे बात हुई थी। अगला है ज्येष्ठ वर्ण महाविहार। ज्येष्ठ वर्ण महाविहार कहां पे है? ये एक बुद्धिस्ट मठ है, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। कहां पे है? तो ये है नेपाल में, नेपाल के ललितपुर पाटन जगह पे है, ठीक है। ललितपुर पाटन में नेपाल के। इसको क्या मिला है? यूनेस्को का एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025। अब एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड क्यों मिलता है? एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा जब किसी भी हेरिटेज का क्या होता है, वापस से रिस्टोरेशन होता है। किसी भी कारण से अगर वो डैमेज हो चुका है तो उसका प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन, इसमें जो सबसे बेस्ट काम करता है उसको मिलता है यूनेस्को का हेरिटेज अवार्ड। और ये किसके लिए मिला है? एशिया पैसिफिक रीजन के लिए मिला है, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज क्या करता है? आउटस्टैंडिंग कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ मोनेस्ट्री। क्यों, क्या हुआ था मोनेस्ट्री में? 2015 में अर्थक्वेक आया था तो उससे डैमेज हो गया था, तो उसके बाद वापस से उसको रिस्टोर करना और उसको उसी स्थिति में रिस्टोर करना, मतलब जैसा बिना उसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किए हुए वापस से उसी तरीके का बना देना, उसके कारण इसे मिला है एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड यूनेस्को का, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये क्यों है? एक और चीज है, क्योंकि इसको वापस से क्या रिस्टोर करने के लिए, कंजर्व करने के लिए इंडिया ने भी अपना असिस्टेंस दिया था, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था इंडिया ने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लगभग 13.78 करोड़ का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने जो जो ग्रीन में किया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिला था फॉर कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ ज्येष्ठ वर्ण महाविहार, ठीक है, बचाव करना और वापस से पुनरुत्थान करना, ठीक है, रिस्टोर करना। अब ये जो ज्येष्ठ वर्ण महाविहार है ये कब बना था? तो ये बना था 17th सेंचुरी के टाइम का, और इसे वहां का गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। कहाँ का? पाटन का। पाटन शहर में है, ललितपुर जगह पे, नेपाल में, तो इसलिए वहां का गोल्डन टेम्पल भी बोला जाता है इसे,
ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया क्यों एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड यूनेस्को देता है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, क्योंकि जो सबसे बढ़िया काम करता है रिस्टोरेशन कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज का, तो सेम काम हुआ था ज्येष्ठ वर्ण बिहार में। ठीक है, ये है ज्येष्ठ वर्ण बिहार। अगर आपने कभी इमेज देखी होगी तो ये बाकी का हिस्सा जो है ना, ये बनाया गया है, ये जो बेसिक हिस्सा है ना, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ये वाला, ये पहले से था। ठीक है, इसी के आसपास सब चीजें डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसको भी कुछ कुछ नुकसान हुआ था, तो इसको वैसे ही रिस्टोर किया गया, साथ में और मोनेस्ट्री बढ़ा दिया गया। तो बेसिकली ये वाला इमेज को याद रखिएगा, ये है मोनेस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, इंडिया का पहला एयरफील्ड रबर डैम कहां बना है? गुजरात में। गुजरात में बनाने का प्लान हो रहा है। कहां पे? दो जगहों पे, एक है हेरन रिवर पे और अंबिका रिवर पे। हेरान रिवर छोटा उदयपुर में है और तापी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अंबिका रिवर, वहां पे बनाया जा रहा है गुजरात में भारत का पहला एयरफील्ड रबर डैम। ठीक है, एयरफील्ड रबर डैम क्या होता है? मतलब बेसिकली जो डैम बनाया जा रहा है, जो बीच में अवरोध बनाया जा रहा है, उसके अंदर हवा भरी रहती है। ठीक है, ये इमेज देखिए, ये जो बेसिकली बीच में डैम है ना, जो प्रोटेक्टर है, पानी को रोक रहा है, इसके अंदर में हवा है। ठीक है, तो ये एयरफील्ड रबर डैम है, रबर से बनाया ऊपर का एक सतह, और यहाँ पे वाटर स्टोर हो रहा है, रबर डैम है, यहाँ एंकर है साइड में, यहाँ एयरफील्ड होता है। ये एक इमेज है, आप इसको देख सकते हैं बाद में, आप पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं हट गया हूं, पॉज करके देख लीजिएगा। तो बेसिकली ये जो है ना आइडिया, ये या फिर ये टेक्नोलॉजी हमने कहां से लिया है? तो साउथ कोरिया का रबर ब्लेडेड टेक्नोलॉजी का को यूज करके ये बनाया जा रहा है। ठीक है, कहां के? साउथ कोरिया रबर ब्लेडेड टेक्नोलॉजी को यूज करके। इसका लाइफ स्पैन लगभग 30 ईयर्स का है, 30 साल का लाइफ स्पैन है, अबाउट 30 साल, 30 साल से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर लगभग 30 साल माना जा रहा है। तो एयरफील्ड रबर डैम क्या होता है? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेटेड डैम होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इन्फ्लेटेड होता है, जिसके अंदर रेनफोर्स्ड रबर होता है, लगभग 3 to 5 mm थिकनेस होता है लगभग, और ये बियर कर सकता है अराउंड 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री टेम्परेचर तक भी बियर कर सकता है, उससे ज्यादा होने पर ये गलने लगेगा। ठीक है, तो ये रिलीज कर ड्यूरिंग, हवा को रिलीज कर दिया जाता है जब एक्सेस फ्लड होता है या वाटर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। तो बेसिक सिंपल सा टेक्नोलॉजी है। कुल मिला के आप समझिए कि अगर आप नल खोल रहे हैं और कोई छोटा एरिया है, वहां पे अगर आपने बैलून लगा दिया तो बैलून भी तो रोक देगा पानी को छोटे एरिया में, तो सिमिलर वैसे ही सिचुएशन। ठीक है, तो बैलून ही है वो एक तरह से रबर का, जो कि पानी को रोक रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला करेंट अफेयर्स देखते हैं। INS महेंद्रगिरी, ठीक है, ये इंडियन नेवी का वॉरशिप है। ठीक है, सब वॉरशिप है जो F-38 डिजाइन का बोलते हैं। ठीक है, कमीशन कब होने वाला है? 11 जुलाई 2026, आज से 2 दिन बाद, आज 9th है, 11th को ये कमीशन होगा। कहां पे होगा? विशाखापट्टनम में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये क्योंकि अभी फिलहाल हमारा जो इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है, हम खुद से जो बनाना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट 17A, उसका 6वां ये क्या है? 6वां स्लीथ है, इंडिजीनियस स्लीथ फ्राइट। ठीक है, तो ये अपग्रेडेड वर्जन है किसका? शिवालिक क्लास का। जो प्रोजेक्ट 17 था उसका अपग्रेडेड वर्जन है 17A, जो कि हम पूरी तरह स्वनिर्मित यानी कि मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है। ठीक है, 6th प्रोजेक्ट, टोटल 7 बनेंगे। ठीक है, टोटल 7 वॉरशिप बनेंगे, उनमें से ये 6वां है। एक और बचे, कौन कौन है देख लीजिए। INS नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दोनागिरी और विंध्यगिरी, ये सारे पहाड़ों से नाम लिया गया। प्रेरित कहां से? पहाड़ों के से नाम लिया गया। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ हो गया, उदयगिरी का श्रृंखला हो गया। ठीक है, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दोनागिरी और विंध्यागिरी, ये सारे पहाड़ों से नाम लिए गए। टोटल 7 वॉरशिप बनाना है हमें
प्रोजेक्ट 17A में, जो कि एडवांस वर्जन है किसका, अपग्रेडेड वर्जन है शिवालिक रेंज, जिसे हम प्रोजेक्ट 17 कहते थे। तो ये छठवां जो वॉरशिप है ना, इसका नाम है INS महेंद्रगिरी, जो इंडियन नेवी में कमीशन होने जा रहा है विशाखापट्टनम में 11 जुलाई 2026। ठीक है, अब इसे बनाया किसने है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बनाया है MDL यानी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। ठीक है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है ये शिप। तो ये सातों जो है ना, ये MDL ही बना रहा है। बिलोंग टू नीलगिरी क्लास, इस पूरे क्लास को हम क्या कहते हैं, नीलगिरी क्लास। इससे पहले जो 17 था वो शिवालिक क्लास था। ठीक है, तो शिवालिक रेंज में आने वाली जो भी श्रृंखलाएं होंगी ना, उन सब के नाम से पड़ा था। ये किसके नाम से पड़ा है, तो नीलगिरी के रेंज में आने वाली जितने पहाड़ हैं उनके नाम से बना है। ठीक है, तो इससे आपको ज्योग्राफी भी बन रहा है। नीलगिरी रेंज में कौन कौन से पहाड़ आते हैं वो आप ऐसे देख सकते हैं। शिवालिक रेंज में जो जो पहाड़ होंगे उनके नाम से बना हुआ 17 प्रोजेक्ट 17 था। ठीक है, तो ये था हमारा INS महेंद्रगिरी के बारे में। यह है INS महेंद्रगिरी, जो कि 2 दिन बाद कमीशन होगा। अगला करेंट अफेयर्स, भारत में क्रिकेट को पूजा जाता है, उसी क्रिकेट में एक उभरता हुआ सितारा वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, उसने एक इतिहास बनाया है। 15 साल 99 दिन की उम्र में, यानी 15 इयर्स एंड 99 डेज की एज में भारत का यंगेस्ट क्रिकेटर इंटरनेशनल डेब्यू करने वाला। ठीक है, 15 इयर्स 99 डेज का उम्र था और डेब्यू किया इंडिया के इंटरनेशनल क्रिकेट में, यंगेस्ट प्लेयर बन गया। इससे पहले 37 साल पुराना रिकॉर्ड था किसके पास, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेटर, ठीक है, वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के पास, जो 37 साल पुराना रिकॉर्ड था। जब सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के लिए डेब्यू किया था तब उनकी उम्र थी 16 साल 205 दिन। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको इतना डेट याद रखना, आपको याद रखना है कि सबसे यंगेस्ट प्लेयर भारत के डेब्यू करने वाले अब कौन हो गए हैं, वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने सेकेंड T20 इंटरनेशनल, जो कि फिलहाल सीरीज चल रही है इंडिया के साथ, वहां पे उन्होंने डेब्यू किया और उन्होंने पहले मैच में 10 बॉल में 14 रन स्कोर किए थे। ठीक है, अब ये आते कहां से है, तो ये आते बिहार के ताजपुर टाउन है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं राजस्थान रॉयल्स को IPL में। और इसके अलावा इनके पास फर्स्ट क्लास डेब्यू में आने का जो रिकॉर्ड है वो है 12 साल 284 दिन की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये था वैभव सूर्यवंशी के बारे में कि उन्होंने 15 साल 99 दिन की उम्र में डेब्यू किया भारत के लिए और बन गए हैं यंगेस्ट क्रिकेटर टू डेब्यू फॉर इंडिया इन एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। उन्होंने सेकेंड T20 जो कि इंग्लैंड के साथ हुआ था उसमें डेब्यू किया और 14 रन बनाया 10 बॉल में। इससे पिछला रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर के पास, ठीक है, जो कि 37 साल पुराना रिकॉर्ड था, वो टूट गया। ये आते कहां से है, ताजपुर टाउन समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से। चलिए आगे देखते हैं। यह है वैभव सूर्यवंशी, ये उनका पहले मैच का कैप। आपको पता हो कि जब भी भारत की टीम में कोई डेब्यू करता है तो उसे कैप दिया जाता है। ठीक है, और इस कैप में जो नंबर होता है वो उस प्लेयर का नंबर होता है। साइड में देखिएगा कहीं नंबर लिखा होता है, तो वो जो नंबर होता है ना, वो नंबर होता है उस प्लेयर का उस इंटरनेशनल मैच में उस टीम के लिए डेब्यू करने वाला नंबर, मतलब कौन से नंबर का प्लेयर है वो भारत के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है क्या, इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है बिंटंग आदिपूर्णा। ठीक है, क्या नाम है, बिंटंग आदिपूर्णा। ये है इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अभी पीएम मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए। तो इंडोनेशिया के दौरे पर जब वो पहुंचे तो वहां पे प्रेसिडेंट पारबाओ सुबिरनातो इन जकार्ता में उन्होंने ये अवार्ड पेश किया। किसे दिया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को।
ठीक है, तो वहां के प्रेसिडेंट ने जकार्ता में बिंतंग आदिपूर्णा, जो वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो पीएम मोदी को दिया है। अब क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है मोदी के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मोदी जी के स्ट्रेंथनिंग इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन, भारत और इंडोनेशिया के जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर करने में उनकी जो योगदान रहा है मोदी जी का, उसके लिए मिला। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए मिला, और रीजनल स्टेबिलिटी और पार्टनरशिप के कारण, इन 3 चीजों के कारण मोदी जी को यह अवार्ड पेश किया गया वहां के राष्ट्रपति के द्वारा। ये कब इंस्टीट्यूट हुआ था? तो इंस्टीट्यूट हुआ था 1959 में, मतलब पहली बार जब ये अवार्ड दिया गया होगा तो वो था 1959 का ईयर। तो आपको याद रखना है, इंडोनेशिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि बिंतंग आदिपूर्णा से सम्मानित हुए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये है वहां के प्रेसिडेंट और हमारे पीएम, और ये है वो प्राइज बिंतंग आदिपूर्णा। ठीक है, चलिए अगला और आज का आखिरी करंट अफेयर्स देखते हैं। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जीपीआई 2026। ठीक है, 2 तरीके का पासपोर्ट इंडेक्स आता है। एक आता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहां से आप किसी देश में कितना ट्रेवल कर सकते हैं उसके ऊपर निर्धारित होता है। मतलब उसकी जो रैंकिंग होती है वो डिपेंड करती है कि आपका ट्रेवलिंग जो इजीनेस है वो कितना है, ईज ऑफ ट्रेवलिंग, वो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से गिना जाता है। तो उसमें अराउंड 85 रैंक है अभी भारत की। पर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन के द्वारा दिया जाता है, जिसमें इस साल 197 कंट्रीज को दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 2021 से। ठीक है, 2021 से स्टार्ट हुआ था ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जारी करना, हर साल जारी होता है। ठीक है, तो ये 5वां एडिशन था, जिसे जारी किसने किया? ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन ने। और इस साल भारत की रैंकिंग है 125। लास्ट ईयर हमारी रैंकिंग थी 124। ये हम ओवरऑल रैंकिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज को मिला के जब हम ओवरऑल रैंकिंग निकालते हैं तो वहां पे भारत की रैंकिंग है 125वीं 2026 में, 124 था 2025 में। ठीक है, अब यहां देखिए सबसे जो बढ़िया परफॉर्मिंग नेशन है वो है स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड। हालांकि मैं 5 दे सकता था पर 3 काफी है, स्वीडन, फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड। अब ये जो पासपोर्ट इंडेक्स बनता है ये कौन कौन सी कैटेगरी पे कैसे इवेल्युएट करता है? तो ये 4 चीजों पे इवेल्युएशन देता है। मतलब जो मार्किंग सिस्टम होता है वो 4 चीजों पे बेस्ड होता है। इंटरनेशनल ट्रेवल, ईज ऑफ ट्रेवलिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट, ठीक है, और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल मोबिलिटी। तो कुल मिला के बेसिकली कितना आप ट्रेवल कर पाते हैं दूसरे एरिया में, क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है जॉब का, कुल, और कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन सबको काउंट करने के बाद जो रैंकिंग आती है उसे हम कहते हैं ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंकिंग है 125। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पूरे एशिया में टॉप 10 में सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर आता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो एशिया की रैंकिंग थोड़ी सी खराब है। एशिया में सबसे बेस्ट रैंकिंग किसी की है तो वो है सिंगापुर की। हालांकि जब हम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स देखते हैं तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं ईज ऑफ ट्रैवल, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल, तो उसमें सिंगापुर टॉप करता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग आसानी से सिंगापुर जाते हैं और सिंगापुर के लोग आसानी से पूरी दुनिया भर में जा सकते हैं। तो ओनली एशियन कंट्री है जो कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप 10 में आती है, 10th पोजीशन पे। ठीक है, टॉप 10 में भी 10वीं पोजीशन पे सिंगापुर है। ठीक है, और जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स लॉन्च हुआ था 2021 में, 5वां एडिशन है, मैंने आपको बता दिया। जो भारत है वो अभी फिलहाल 125वें रैंक पर है। यहां देखेंगे तो जो स्कोर दिया आता है वो 23.1 से लेके 96.1 तक मिला है। मतलब हाईएस्ट जो है वो है 96.1 और लोएस्ट जो है वो 3.1 है।
तो हाईएस्ट वाले डार्क में किए हुए हैं, फिर जैसे जैसे हम लोएस्ट की तरफ जाते हैं तो वो लाइट होते जाता है। सॉरी। अब यहाँ ये देखिए जो भारत का रैंकिंग है वो है 125, हम नामीबिया, फिलीपींस और उज्बेकिस्तान से भी नीचे हैं। ठीक है, तो ये था आज का करेंट अफेयर्स, टॉप 8 करेंट अफेयर्स जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये करेंट अफेयर्स का एनालिसिस, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो सीजीपीएससी, यूपीएससी और व्यापम की तैयारी कर रहे हो, या इसके अलावा बीपीएससी या यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो जहां करंट अफेयर्स की नीड होती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात करूंगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।